आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने वहां पढ़ा था कि जब एक फोटोन्स लाइट अगर हिट करती थी कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हमने समझे थे। ठीक है। अब और एक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी हमने। नाउ आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि जब फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर हिट करते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी जो फोटोन जो आ रहे हैं उनके कुछ अपनी एनर्जी है, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को वहां से हिलाने में काम करेगी, मतलब उनको वहां से इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालेगी बाहर। ठीक है। उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ बाइंडेड है। और जो बाकी एनर्जी है वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसको भगाने में हेल्प करेगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहले अगर ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर मैं फोटोन्स हिट करता हूँ तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, बाइंडिंग टूटेगी, कुछ एनर्जी हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी और उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको भगाना है, इनको मूव करना है, काइनेटिक एनर्जी देनी है। तो इसका मतलब जितनी भी टोटल एनर्जी आएगी कुछ एनर्जी हमारे को बाइंडिंग एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। So the total energy of the photon is equals to some amount of binding energy plus some amount of kinetic energy. हमने ये बात पढ़ी थी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज समझ ली थी कि जो वेव है आपकी, वेव की अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और अपना कुछ वेवलेंथ होता है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अनुसार प्लैंक्स ने हमको बताया था कि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग पार्टिकल्स है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाइंड हुए हैं, मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होगी ना। वो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोल दिया हमने बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू सम फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। तो एच इंटू न्यू नॉट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू द, क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं उनके उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। जो फोटोन आया था उसकी वो कितनी एनर्जी लेकर आया था, एच इंटू न्यू। ये जो न्यू है ये इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, न्यू नॉट से ज्यादा ही होगा। अगर ये वाला न्यू ज्यादा नहीं हुआ, ये वाली एनर्जी ज्यादा नहीं हुई, तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो ही नहीं पाएगा अपने जगह में से। तो ये ज्यादा होनी ही पड़ेगी। लेट से अगर ये 100 जूल एनर्जी है, सो अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर मान लेते हैं 20 जूल होगी, तो रेस्ट 80 जूल जो एनर्जी है उसकी वजह से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो अगर हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से, तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर बराबर हो गई तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है बाइंडिंग से बाहर तो निकल आएंगे, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर तो निकल आएंगे लेकिन मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दे विल नॉट मूव। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तब तब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, मैंने क्या लिखा है कि दैट एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू सम फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा है तो पार्टिकल जो है पहले बाइंडिंग एनर्जी, पहले तो वो अपने न्यूक्लियस के फोर्स से बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है। नाउ अब ये जो फंक्शन है, ये वाली जो एनर्जी है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनर्जी एनर्जी पहले, अच्छा एनर्जी एनर्जी से पहले ये तो बात समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी है। अब एक टर्म पढ़नी है हमने, वो है वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या होता है,
ठीक है, या एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द एनर्जी की डेफिनेशन होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को ही एनर्जी बोलते हैं। तो जितनी एनर्जी होगी बेसिकली आप उतना ही काम कर पाओगे, जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओगे। तो जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओगे। ये वो काम होगा, ये वाला थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो काम हुआ है, ये वो काम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने न्यूक्लियस के इम्पैक्ट से कहाँ है, बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इम्पैक्ट से बाहर निकला है। सही है, तो ऐसा इस काम को, ये एनर्जी है, इसलिए हम उसका स्पेशल एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो वर्क फंक्शन वाला कंसेप्ट समझ आ गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ये दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस से बाहर निकले, ये मिनिमम अमाउंट। उसके बाद जो आपने और जितनी एनर्जी दी है उस एनर्जी से पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? फिर हमने बात एक और चीज समझी थी लास्ट क्लास में भी कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड विद द वर्क या एनर्जी। इसका मतलब h इंटू न्यू जो है वो वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलूंगा, देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे, बढ़ाओगे तो h इंटू न्यू बढ़ेगा। इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोटोन्स बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है जनरली। ठीक है, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उस चीज को याद रखने की बड़ी इजी ट्रिक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, याद रखो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है मैटर करती है, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट वही है। सो इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने एक चीज समझ ली कि जो अभी तक लाइट को हम पहले कैसे समझते थे, लाइट जो है आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन बताती है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाना है तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या समझा कि लाइट जो है वो क्या है, इट इज ये पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का नाम दिया उसने फोटोन्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो पार्टिकल्स हैं तो इस बात का ये मतलब हुआ कि लाइट जो है वो एक वेव लाइक करेक्टर भी शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये वेव लाइक करेक्टर है, वेव की वजह से। और अगर इसने पार्टिकल का नाम दिया है तो ये पार्टिकल मतलब ये वेव, तो ये दो बिहेवियर हो गए, एक रे वाला बिहेवियर भी है और एक मैटर पार्टिकल वाला बिहेवियर भी है। ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं ड्यूअल बिहेवियर, क्योंकि वो दो बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, सो तो ये जो भी लाइट है या रेडिएशन है वो ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है, वेव का भी दिखा रहा है और पार्टिकल का भी दिखा रहा है। इसीलिए रेडिएशन को भी हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर बोलते हैं। बताओ यहां तक क्लियर आप सबको कि अभी भी कुछ डाउट है? एवरीबॉडी? सर ड्यूअल नेचर एक बार फिर से बता दीजिए। ड्यूअल नेचर, देखो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको याद है कि जब हमने वो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकाले थे, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने जो है एक जो है रास्ते में को एक मैकेनिकल फोर्स वो कहता क्रिएट करता, उसने रास्ते में पंखा सा लगाया था और वो पंखा घूमने लगा था, याद है आपको? यस सर। है, तो इसका ये मतलब है कि वो पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से वो चीज घूम रही है, कोई चीज उसको घुमा रही है। तो ये तो हो गया पार्टिकल बिहेवियर। ठीक है, और एक है वेव बिहेवियर। आपको याद होगा उसमें शैडो आई थी पीछे की तरफ, याद है? यस जब सर। उसके बीच रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन थे उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस रखी थी हमने, तो पीछे उसकी शैडो आई थी। तो वो है रे की तरह बिहेवियर। तो जो आप लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो पढ़ते हो, ये जो बिहेवियर है ये रे बिहेवियर है। ठीक है, रे जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है, ये हमने बात समझ ली। देखो ना, याद करो आपका जो हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर।
ओके सो मैं ये कहना चाहता था कि देखो, आपने अभी लास्ट क्लास में हमने एक स्पेक्ट्रम कंसेप्ट पढ़ा था, याद है, जिसमें बहुत सारी रेस के बहुत सारी वेवलेंथ्स थी, याद करो। उसके अंदर हमने पढ़ा था हमारा विजिबल पोर्शन, माइक्रोवेव, लाइट वेव, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, यस और नो? यस सर। है ना? तो आपने वहां ये देख लिया कि जो हमारी लाइट है, विजिबल पोर्शन की बात बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। विजिबल पोर्शन की बात बता रहा हूँ तो आपको देखो, विजिबल पोर्शन में लाइट भी उसी में ही थी, ठीक है। जब लाइट उसी पोर्शन में ही थी तो वहां, और लाइट आपको पता है कि लाइट में जब आप ऑब्स्ट्रक्शन रखते हो तो तो मेरे देखो, लाइट ये लाइट रे है, रेड जो मेरा कर्सर चल रहा है, दिस इज लाइट रे। रास्ते में अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन रख दी, कोई अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी शैडो इसके पीछे की तरफ आती है। तो इससे यह समझ में आ गया कि लाइट एक रे है। ये बात समझ में आ गई? आइस यहां तक समझ में आ गई, लाइट क्या है, एक रे है। ये तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, कि लाइट उसमें पढ़ते हैं, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट इज रे। रे क्या होता है? रे का मतलब क्या होता है? रे होता है जो एक जगह से चलती है और दूसरी जगह पहुंचती है, इसे बोलते हैं रे, ठीक है। जैसे सन की रेज होती है, सन से चलती है, हमारे तक पहुंचती है, रे। तो वो एक रे पार्ट, जब रेज चलती हैं तो वो रिफ्लेक्शन समझते हो, रिफ्रैक्शन समझते हो, वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसे बिहेवियर जो है वो शो करती हैं। अभी आपको डिफ्रैक्शन के बारे में तो नहीं मालूम है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इस टर्म को भी मत समझो, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आपकी नॉन कंसेप्ट है कि तो लाइट अगर रे है तो वो दोनों बिहेवियर शो करती है। एक बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझो। आपने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि फोटोन्स, लाइट आई थी और यहाँ के उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया था, इजेक्ट करवा दिया था, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने शुरू हुए हैं तो आप मेरे को बताओ कि ये किसी ने तो इसको धक्का दिया होगा, अपने आप तो नहीं हिले होंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो जिस चीज ने धक्का दिया, इसका मतलब कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये लाइट है, ये जो फोटोन्स हैं, ये कुछ पार्टिकल्स हैं। सही है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसका मतलब अब लाइट जो है वो दो बिहेवियर, लाइट अपने जो है वो दो टाइप के बिहेवियर दिखा रही है। क्या क्या? रे जैसा बिहेवियर भी दिखाती है और पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी दिखाती है ना। क्लियर, नॉट क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है सर। नहीं समझ आया? पार्टिकल जैसा बिहेवियर के बारे में समझ में नहीं आया तो बताओ। नहीं आया? सर आज देखो देखे, जैसे हमने फोटोन में हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे को एक बात, सिंपल सी बात को समझो, ये बॉल्स पड़ी है, ठीक है। इस बॉल्स को यहाँ से बाहर भगाना है, निकालना है। आप थोड़ा सा मेरे को बताओ कि इसको आप कैसे निकालोगे, इसको यहाँ से भगाना है, ठीक है। ये चले यहाँ से बॉल, आप मेरे को कोई एक तरीका बताओ कि किस तरीके से आप भगाओगे इसको। गिव मी अ वे। बताओगे? ये बॉल्स हैं, डोंट थिंक इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कोई डंडा मार देंगे, है ना। हाँ, डंडा मार देंगे। तो डंडा मारोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो क्लियर बात है कि नहीं क्लियर बात है? या कोई पत्थर मार दोगे इसको, पत्थर बड़ा सा मारोगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ये बॉल्स बाहर निकल जाएंगे। तो एम ऑडिबल? यस सर। तो अब ये बात समझ में आ गई? तो अब जो यस। डंडा जो हमने मारा है वो कोई पार्टिकल है ना, वो तो कोई सब्सटेंस है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं तो इस जो, और वो निकल किसकी वजह से, ये हमको समझ में आ रहा है, हम तो यहाँ से लाइट दे रहे हैं। तो इसका मतलब लाइट में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को डंडा मार रही हैं। तो इसका मतलब ये जो लाइट है, ये वाली लाइट,
इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो इनको यहाँ से भगा रहे हैं। तो इसका मतलब लाइट जो है दो टाइप का बिहेवियर शो कर रही है। रे वाला बिहेवियर तो हम कर चुके हैं क्योंकि हमने उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा। आज हमने एक चीज ये समझ ली कि ये एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी शो करती है लाइट। तो इसका मतलब लाइट दो बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी शो करती है और पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी शो करती है और रे जैसा बिहेवियर भी शो करती है। Am I clear now? Yes, sir. Okay. So, तो इसी नेचर को क्या बोला जाता है? ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब दो प्रकार के नेचर शो करती है। ठीक है? क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर सर। खुशी क्लियर? Yes, sir. ओके। सक्षम? सक्षम? क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक सर। है। ऋतु क्लियर? बढ़ जाए आगे? क्या रह गया Yes, अभी? sir. No, ठीक sir. है। अच्छा ठीक है। सो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आज इसके कुछ न्यूमेरिकल जैसी बातें करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ जो है दैट इज फाउंड टू बी 242 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ है। इट इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। सोडियम एटम मतलब ये जो मेटल प्लेट है ये सोडियम की है। ठीक है, जो वेवलेंथ इसके ऊपर हिट कर रही है, जो लाइट और जो रेडिएशन इसके ऊपर हिट कर रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 242 नैनोमीटर। ये वो वेवलेंथ है जो आपको दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वो वाली वेवलेंथ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो कह रहा है कि ये वाली वेवलेंथ सफिशिएंट है कि सोडियम वेपर को वो हिट करे ना। हमारे को 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज दिखाई देती है। ये 242 नैनोमीटर है ना। अब वेवलेंथ हमारी कितनी है? हमारे पास वेवलेंथ है हमारे पास 242 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 242 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। उसके बाद इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। ये जस्ट सफिशिएंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बस आयनाइज का मतलब समझते हो ना? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल। अपने बाहर के शेल से न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी हुई। ये मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है? कहता है आयनाइजेशन एनर्जी बताओ सोडियम की इन किलो जूल पर मोल में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। ठीक है, H तो H है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम, 1/टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर लो। H की वैल्यू यू नो, C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸, लैम्डा की वैल्यू इज 242 इंटू 10⁻⁻⁹, H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी आ गई मेरे पास। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? अब पूछे कितनी है? ये आ गई एक पार्टिकल की, लेकिन हमको एक आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है किलो जूल पर मोल की, या ये जूल में। 1000 से डिवाइड कर देंगे किलो जूल में आ जाएगी, लेकिन एक मोल की निकालनी है। तो पहले तो आप इसको किलो जूल से इसमें ऐसे कर देते हैं। तो H की वैल्यू इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 242 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में आ गई। ठीक है, अभिजीत आर यू देयर? यस सर। अच्छा, माइक को बंद कर बेटा। कर दिया सर। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हमारी एनर्जी जो है वो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी। अब हमको मोल में कन्वर्ट करनी है। एक मोल की है तो एक पार्टिकल की है, तो एक मोल की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर को, h इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 242 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1000। ये आ गई किलो जूल पर मोल। एम आई क्लियर सब बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन को ना देखो, बात को समझ लो सारे, फॉर्मूला डालने के चक्कर में मत रहो, बात को समझो वो कहना क्या चाहता है, चाहे वो कंसेप्ट फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो। डोंट जंप कि मेरे को फटाफट फार्मूला डालना बता दो सर और मैं फार्मूला डालूं आंसर निकालूं। ठीक है, बात को समझना है और कुछ नहीं है। कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जब कोई रेडिएशन उसके ऊपर पड़ा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अभी हमने जैसे कि एग्जांपल बताया था कि मैंने आपको 100 जूल एनर्जी दी, जिसमें से 20 जूल तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी और बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। ऐसे कुछ एग्जांपल था। तो 100 जूल का हमने क्या नाम दिया था, एच न्यू। बाइंडिंग एनर्जी जो था वर्क फंक्शन, जिसका हमने सिंबल दे दिया था एच न्यू नॉट, प्लस ये हो गई मेरी पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ रही है? अब देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको कैलकुलेट करवानी है काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको ये निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये दोनों चीजें पता होंगी, है ना? तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो दिस विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो दिस विल बी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसके लिए मेरे को ये चीजें चाहिए। एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। न्यू एंड यू नॉट। अब पढ़ते हैं आगे क्या है। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये पर सेकंड लिखा हुआ है, पर सेकंड मतलब ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, मतलब ये फ्रीक्वेंसी तो उसने हिट करी है, मतलब ये न्यू है। एंड ये पोटेशियम मेटल के लिए है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है, ये न्यू नॉट है। तो इसका मतलब हमारे को न्यू एच की तो वैल्यू डालेंगे। न्यू की फ्रीक्वेंसी है 1.6 इंटू 10⁻15, न्यू नॉट की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻14। बोलो यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई? तो क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो h यहाँ पर हम करें तो 10⁻14 कॉमन आ रहा है, तो 10⁻14 कॉमन आ रहा है, यहाँ है 1.6 इंटू 10⁻5। सो दिस विल बी h इंटू 10⁻14 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 विल बी 11। बस अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Yes. 25 वॉट का बल्ब, 25 वॉट का बल्ब मतलब ये पावर है, ये मेरे को पावर दी हुई है। देखते जाओ क्वेश्चन में कैसे पढ़ता हूँ। ये 25 वॉट है, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, इसका मतलब ये इतने जूल एक सेकंड में रिलीज कर देता है। ठीक है, मतलब दैट इज इन 1 सेकंड 25 जूल जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज कर देता है। या 25 जूल ऑफ फोटोन्स, 25 जूल ऑफ फोटोन्स जो है, फोटोन की एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और कौन सी रिलीज करता है, येलो कलर की लाइट रिलीज करता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 0.57 माइक्रोमीटर है, मतलब कि लैम्डा 0.57 माइक्रोमीटर। इसका मतलब 0.57 इंटू 10⁻⁻6 कर दोगे तो दिस विल बी मीटर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ रेट ऑफ एमिशन बताना है। ठीक है, अब जो 25 जूल एनर्जी निकाली है आपने, देखो 25 जूल का मतलब क्या होता है, 25 जूल का मतलब ये होता है 25 जूल पर सेकेंड का असली मतलब क्या होगा कि जो एनर्जी है, न्यूटन ने क्या बताया था, एनर्जी के साथ क्वांटा में जाएगी। तो एक क्वांट कितने क्वांटास पता नहीं, नंबर ऑफ क्वांटास इनटू
एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से है। तो नंबर ऑफ क्वांटा निकालने हो तो क्या हो जाएगा, ये निकालना है तो एनर्जी ऑफ 1 ये नीचे आएगा, तो दिस विल बी 25 अपॉन एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। और एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, ठीक है, एच इंटू न्यू। तो न्यू क्या हो जाएगा 25 अपॉन एच, न्यू की वैल्यू क्या होती है सी बाई लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो दिस विल बी 25 इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी। नाउ अब आप मेरे को बताओ, ये लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, ये रही, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, ये सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ क्वांटास मालूम चल गए कि नहीं चल गए, तो नंबर ऑफ क्वांटास मालूम चल गए, क्लियर। तो दिस इज नंबर ऑफ एक्सक्यूज मी, तो दीज आर नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड। एक सेकंड में कितने हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल रही थी इतनी तो जूल निकल रही थी पर सेकंड, एक सेकंड में इतने क्वांटा जो है एनर्जी निकल रही थी फोटॉन्स के लिए। आगे करते हैं, व्हेन एन EM रेडिएशन of lambda 300 nanometer strikes on a metal surface sodium, ठीक है, मेट सरफेस सोडियम के ऊपर हिट करती है ये वेवलेंथ, उसके इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी है इतने जूल पर मोल। मिनिमम एनर्जी बताओ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन पूछ रहा है वो आपसे। और मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ दैट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, ठीक है, कितना मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि कम से कम यहाँ पे समझ गए कि ये बताओ कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, मतलब वर्क फंक्शन वाली जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे वो न्यू नॉट, ठीक है बच्चों। सो अभी आपको इनिशियली दिया क्या है, इनिशियली उसने दिया है आपको लैम्डा 300 नैनोमीटर का, 300 नैनोमीटर का दिया, और इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी जो निकली है उसमें से 1.68 इंटू 10⁵ निकली है, ठीक है, ठीक है। अब लैम्डा में जितने भी आपको एनर्जी वो मिली, इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी है एच न्यू, इसका मतलब एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, सी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू कितने लिखोगे 300 into nanometer 10⁻⁹ simplify this, you will get the value of 6.626 into 10⁻⁻90। h की वैल्यू आपको याद है कि नहीं याद है, 6.626 into 10⁻⁻34 होती है, याद रखना इस बात को। और c स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही है 3 into 10⁸ होती है। सो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो एनर्जी आ गई, मतलब इतनी एनर्जी तो आप लेकर आए हो, इतनी एनर्जी तो इस रेडिएशन ने हिट करी है उसके ऊपर। अब आप मेरे को बताओ कि टोटल एनर्जी जितनी आपने सप्लाई करी इज इक्वल्स टू क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल सप्लाई करी है। बाइंडिंग एनर्जी आपको पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1.68 इंटू 10⁻15 आई है आपके पास, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब 1.68 तो आ रही है, लेकिन इसमें एक चीज और थी कि जो हमारे पास ये जो हम निकालते हैं ये एक पार्टिकल का निकालते हैं, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इतने जूल पर मोल, एक मोल के हिसाब से दी हुई है, तो हम ये वाली काइनेटिक एनर्जी पूरी एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमको काइनेटिक एनर्जी पर मोल के हिसाब से बतानी है, मतलब ये पूरे एवोगैड्रोस नंबर की एनर्जी है, ठीक है। तो एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरीबॉडी क्लियर, नॉट क्लियर, बताओ।
नहीं है तो लिख के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्लियर। तक क्लियर है तो बताओ। ओके क्लियर है सर। ऋतु क्लियर है? यस सर। सक्षम? सक्षम Yes, sir. Clear है. ठीक है। क्योंकि हम एक पार्टिकल की एनर्जी, हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो एक क्वांटा, एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी निकली है वो एक मोल की निकली है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, हम बोलेंगे Na पार्टिकल्स की एनर्जी तो है वो है 1.68 इंटू 10⁵ ठीक है। तो एक पार्टिकल की बताओ, तो डिवाइड हो जाएगी। तो अब मेरे को क्या मालूम चल गया, यहाँ से मेरे को बाइंडिंग एनर्जी मालूम चल जाएगी। चल जाएगी या चल जाएगी? मान लेता हूँ मैं इसको x ले लेता हूँ, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई और ये हो गया y। बोलो ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई? x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी आपको याद करो क्या था, वर्क फंक्शन कैसे बोलते थे? h इंटू न्यू नॉट, x माइनस वाई, जो भी आपका आंसर आएगा, सॉल्व मत करना अभी। तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा? x माइनस वाई अपॉन में h। डन? मेरी बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो अब ये तो यहाँ तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि माइनस मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब बच्चों कल परसों ना हम उसका टॉपिक शुरू करते हैं, लॉगरिथम। आपकी कैलकुलेशन से बड़ी आ गई है तो आपको परेशान कर रही होंगी, ठीक है। तो आप अभी तो अगर आपको ये मेरी इस थीम तक भी अच्छे से समझ में आ जाता है तो अभी आपकी जीत है, ठीक है। अभी चाहे आंसर नहीं भी निकलेगा लेकिन आपकी मेन सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट खत्म करते हैं इस टॉपिक को। द फोटोन ऑफ वेवलेंथ जो है, फोटोन की वेवलेंथ ये आ रही है, चलो जी लिख लो। तो ये आपका हो गया लैम्डा। तो लैम्डा होगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इट स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन बीइंग इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन याद है आपको क्या था? वर्क फंक्शन था h इंटू न्यू नॉट। यह है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी होती है, ये रिलेशन अभी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी कैसे आती है। इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻90। अच्छा होगा जब हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। सो नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये जूल में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरा वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ दिस इज दिस, कैलकुलेट क्या करना है? द एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी बतानी है। एनर्जी कैसे बताओगे? लैम्डा आपको पता है, लैम्डा से ही तो आपको एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू नॉट, h इंटू न्यू विच इज इक्वल्स टू h इंटू c बाय लैम्डा। h इंटू c बाय लैम्डा। ये वाली वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो। h मालूम है आपको, प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, you will get the value of energy. This question is done. Kinetic energy of the emission, टोटल एनर्जी में से ये बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दो, ये बाइंडिंग एनर्जी h न्यू नॉट, तो h न्यू में से h न्यू नॉट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। h न्यू आपको पता है, जो आप ये आप सॉल्व करके निकालोगे। h न्यू नॉट आपको यहाँ से दिया हुआ है, इन दो वैल्यू को माइनस कर दो, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद वेलोसिटी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी जब आप निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर निकालना है, वो क्या होगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सही है। तो वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे करेंगे? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर रूट। लो, इसका जब स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके गुड। द वर्क फंक्शन ऑफ द सेसियम मेटल इज दिस। वर्क फंक्शन याद है क्या होता है? आप बताओ, अब तो आप बताओगे वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी का इसको कैसे फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? h न्यू नॉट। h न्यू नॉट, बस ऐसे लिखना है आपको। h न्यू नॉट हमको दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखनी है एनर्जी, जूल में लिखनी है। याद करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको यहीं पे ही कर दो हाथों हाथ, इज इक्वल टू 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये जूल में हो गया पूरी, ये वर्क फंक्शन हो गया। आगे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू नॉट पूछ रहा है, तो न्यू नॉट कैसे बताओगे, तो न्यू नॉट हो गया 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट। इसका आंसर जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, पर सेकंड या हर्ट्ज जो मर्जी बोल दो आप, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ, जब आपको फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई तो वेवलेंथ भी बता देना, ठीक है ना, ठीक है। सिखाया था आपको कि नहीं सिखाया था, आपको फ्रीक्वेंसी पता है और स्पीड भी पता है, वेवलेंथ बतानी है, बता दोगे नहीं बता दोगे, बताएगा कोई फार्मूला क्या होता है, भूल गए, भूल गए, अच्छा सर, चलो याद कर लो, देखो करना हैं सर किसका फॉर्मूला, वेवलेंथ का, इन द टर्म्स ऑफ, मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं वेवलेंथ कैसे निकालू, सर स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, स्पीड को लिखो सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस को लिखो वेवलेंथ, ठीक है, और ये है 1 अपॉन टाइम। 1 अपॉन टाइम को कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम को कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। आप बताओ आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, आप भूल जाओगे, अब तो निकाल लोगे हैं, बस निकाल लेना। न्यू नॉट तो आपको अभी पता है ही, फ्रीक्वेंसी तो आपने अभी निकाल ली है, यहाँ पर यहाँ जो सॉल्व करके लाओगे उसको यहाँ पुट कर देना, सी से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू नॉट, तो इसे हम बोलेंगे लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है कि अगर सेसियम एटम इज रेडिएटेड बाय वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, अगर उस पे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को हिट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब क्योंकि आपने यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल ली है ना, सबसे पहले 500 नैनोमीटर से एनर्जी निकाल लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा कर नहीं रहा हूँ, 500 नैनोमीटर से आप निकालो एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे क्या, H इंटू न्यू, एच न्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यू आपको पता है तो एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला आप यूज करो, क्लियर क्लियर। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 500 नैनोमीटर, तो ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करी गई है। वर्क फंक्शन आपका इतना हो गया, इतनी एनर्जी तो आपकी उसकी वेस्ट हो गई है, तो बाकी बची क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बतानी है और वेलोसिटी बतानी है, कर लोगे बताओ। यस सर। देखो मैं इसके आगे ऐसा लिखता हूँ, देखो सुनो मेरी बात, इसके आगे ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को मैं लिखता हूँ x, आपका जो वर्क फंक्शन आया था ये आंसर हो गया y, ठीक है। तो जितनी मैंने एनर्जी सप्लाई करता हूँ वो x है, वर्क फंक्शन y है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, बोलो ऐसी ही बात है। तो मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो x में से y माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, x कहाँ से निकाला था आपने, यहाँ से, y यहाँ से निकाल के लाओगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर और क्या पूछा है, वेलोसिटी भी बताओ जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास, तो v इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई,
यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ अभी तक के टॉपिक में। नो सर। खुशी क्लियर। सक्षम, अभिजीत, नो सर नो। सक्षम क्लियर है सर। ठीक है, ऋतु को भी क्लियर है। तो आज का टॉपिक यही वाइंड अप करें, 5 बज गए हैं। मेरी ना इसके यस बाद सर। दूसरी क्लास है, मेरे पास ना इसके बाद एक और क्लास भी है, तो 5 से 6 मेरी एक और क्लास है। 6 बजे हम दोबारा मिलेंगे शार्प, टाइम मैच ठीक है करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ ओके। अच्छा ये वाले नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे कि नहीं भेज दिए थे? सर भेज दिए थे। है ना, हाँ भेज दिए थे, क्योंकि मैंने काफी आगे तक भेजे थे, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम तक, यहाँ तक भेजे थे कि कहाँ तक भेजे थे, आपको याद है? ये क्वेश्चंस तक भेज दिए थे आपने। हाँ क्वेश्चन तक भेज दिए थे, ये वाला टॉपिक नहीं भेजा था सर है? नहीं सर, ये वाला टॉपिक नहीं भेजा था। ठीक है, तो अगली क्लास में ये करेंगे, ठीक है? और ये है आप स्पेक्ट्रम, ऋतु का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऋतु याद करो, हम बात करते थे लाइनें वाइनें कहाँ से आ रही हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइनें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है? सर यस मेरे सर। पास वो नोट्स बस वहीं तक है, वो जो आपने कराया था ना विजिबल